क्लियर है? क्योंकि मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं लाइव हूँ कि नहीं हूँ। गुड इवनिंग मोहम्मद अरशद खान, अमित रजक, पंकज पूजा योगी, राहुल राजकिशन आदिवासी। ओके हाँ जी, चंपारण की धरती से आपको सादर प्रणाम। प्रणाम दीपक बेटा। सुषमा कुमारी, यस मैं लाइव हूँ। ओके मैं लाइव हूँ। हाँ आज बताइए वाले लोगों ने लाइव कर दी। चलो मैम आरआरबी जेई 2025 में एक नंबर से रह गया था, बहुत दुख हो रहा है। निखिल बेटा एक नंबर कभी भी आपकी जिंदगी को ना डिसाइड कर पाएगा, कोई बात नहीं, फिर से बाउंस बैक करो। हाँ और इस बार तो ऐसा जवाब दो ना, मैं पिछली सारी क्लासेस करके आया हूं, मैं बहुत बढ़िया। हाँ चलो भाई देखो, वैसे मैंने इस वीक में बहुत प्लान किया था कि मैं आपकी केमिस्ट्री की 5-6 क्लास लूंगी लगातार, लेकिन आपको पता है कि बीच में ये प्रोटेस्ट वाला सीन आ गया, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, उसके बाद एक दो दिन से तो सबसे ये सब हुआ है ना कि एकदम मेंटली थोड़ा सा ये टीचर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा ऐसा था। तो कोई बात नहीं, आज हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर फिनिश करेंगे, इसके बाद एक चैप्टर में वीडियो लगाऊंगी। ठीक है आज अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल से खत्म करेंगे, क्लास लंबी चलेगी तो लंबा चलाएंगे, लेकिन आज इसको खत्म भी कर देंगे चैप्टर को। उसके बाद अब हो सकता है मैं आपको एक चैप्टर की वीडियोस लगाऊं, ऐसा चैप्टर जो वीडियो से पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा वाला चैप्टर की वीडियो लगाऊंगी। ठीक है चलिए आइए। मैंने कौन सी कसम खा रखी है आपने कि ये चैप्टर पूरा होने के बाद ही रिकॉर्डेड वीडियोस देंगी, बट बीच में सीक्वेंस खराब हो जाएगी ना, सीक्वेंस खराब हो जाएगी, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ा था, आज बेटा इस चैप्टर में निकाल देंगे, बड़ा चैप्टर लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एस ब्लॉक पी ब्लॉक, आज हमने पढ़ना है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मोटा मोटा ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। सुनिए डी ब्लॉक कहां से कहां शुरू होता है, आपको याद है पिछली क्लास से या भूल गए हो? ग्रुप नंबर 13 सॉरी 13 से शुरू होता है। ओ क्या कर रही हूं मैं, 13 नहीं 3 से शुरू होता है। ये मार्कर क्या चाहता है मेरे से, चल क्यों नहीं रहा। हां ग्रुप नंबर देखो पहला और दूसरा एस ब्लॉक में आते हैं 3 से लेकर 12 तक, यहां पर 3 से 12 कितना हो गया 10 है ना। तो डी ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप से शुरू होता है, 3 से 12 जो ग्रुप्स होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। याद है आपको 3 से लेकर 12 टोटल कितने हो गए 10 ग्रुप्स, 10 ग्रुप्स जो हैं यानी कि 10 समूह हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 40 एलिमेंट्स हैं। कुल तत्वों की संख्या डी ब्लॉक में कितनी है बेटा 40 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। अब जरा बात करते हैं कि जो 40 एलिमेंट्स है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब मैम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, है ना, वो आपको समझना पड़ेगा क्यों कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा इनको संक्रमण तत्व। हिंदी में क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक में जो 40 एलिमेंट्स आते हैं, पहली बात याद रखना ये 40 के 40 एलिमेंट्स हैं, ऑल आर मेटल्स, ये सारी की सारी धातुएं हैं और डेली लाइफ में जितनी भी मेटल्स काम में लेते हैं वो सारी डी ब्लॉक में ही आती हैं, डी ब्लॉक का हिस्सा माना जाती है। ठीक है जी मैम, और इनको बोलते क्या है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट पहले वो सुनो बच्चों। मैंने आपको पिछली क्लास में चीज बताई थी कि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में आता है उसको उसी ब्लॉक में रखा जाता है। जैसे अगर एस में आएगा तो उसको एस में रखेंगे, पी में आएगा तो पी में रखेंगे, डी में आएगा तो डी में रखेंगे, है ना, ये चीज बताई थी ना मैंने। तो ये समझो आप इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिट में जाएगा। कौन सी कक्षा में जाएगा, आखिरी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डी में जाएंगे, डी कक्षा में जाएंगे। और मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि डी ऑर्बिट में सब ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है 5 होती है, 5 बॉक्स होते हैं, याद है ना आपको, भूल गए कि याद है ये चीजें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बॉक्स होते हैं। और 5 में क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं किसमें डी ऑर्बिट में। मैं ये बताना चाह रही हूं आपको कि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इनके जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिट में आते हैं। और डी ऑर्बिट में सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5, ये बॉक्स कितने होते हैं 5 1 2 3 4 5, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इलेक्ट्रॉन भरने का नियम मैंने आपको बताया था कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भरा जाता है ऐसे, है ना। और ये स्पिन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता चुकी है राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन बच्चों जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इनका डी ऑर्बिट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होता है। इनकम्प्लीट क्या लिखोगे आप लिखोगे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स का मतलब होता है उप कक्षाएं, क्योंकि इन तत्वों की उप कक्षाएं क्या होती हैं अपूर्ण होती हैं, पूरे तरीके से नहीं भरी जाती हैं। आ सकते हैं इनमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बेटा ये इनके ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, कंप्लीट नहीं भरे हुए होते हैं। इसलिए ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है मूव कर सकते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर मूवमेंट हो सकता है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना कौन से ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक कितने एलिमेंट्स 40 एलिमेंट्स। ठीक है अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूं। जैसे आप सोचिए इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आइए आप देखिए ये क्या है, ये 21 नंबर पे स्कैंडियम होता है। 21 नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसको स्कैंडियम कहते हैं और ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है डी ब्लॉक में आ रहा है, क्योंकि तीसरा ग्रुप किसमें आता है डी ब्लॉक में आता है। और जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख लो, टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम किसी का भी लिख लो, तो इनका जो डी ऑर्बिट है वो इनकम्प्लीट रहेगा, पूरे तरीके से भरा हुआ नहीं होगा। इसीलिए इन एलिमेंट्स का ट्रांजिशन पॉसिबल है, इनका संक्रमण पॉसिबल है। जैसे आप देखिए किसी का भी ले लीजिए, टाइटेनियम ले लीजिए, तो टाइटेनियम का जो डी ब्लॉक होगा उसमें क्या होंगे ऐसे 5 बॉक्स 1 2 3 4 5। लेकिन जब आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके डी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 2 आप कैसे भरोगे। तो ये देखो ये खाली पड़ा है, आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भरे कितने हैं 2 ही भरे हैं बच्चों, इसका मतलब 8 की जगह है इसमें अभी भी खाली। इसलिए हम इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ में आई मेरी बात, आ रही होगी शायद। अब देखते हैं कि ये डी ब्लॉक जो है ये कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है। आप पीरियोडिक टेबल में बड़ा एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये ट्रांजिशन सीरीज है, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी, ऐसे 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं। एक ग्रुप में 4 हैं तो 10 × 4 कितने हो गए, टोटल 40 एलिमेंट हो गए। इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से शुरू होती है और जो जिंक पे खत्म होती है। ये दूसरा ट्रांजिशन सीरीज है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा जी मैम। तो डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखो कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है मैं जितना बताऊंगी आपको उतना ही याद रखना है। तो लिखो प्रथम संक्रमण सीरीज और कौन से ब्लॉक की डी ब्लॉक की प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होगी, तो बेटा ये श्रेणी शुरू होती है 21 नंबर एटॉमिक नंबर से और कहां पे खत्म होती है 30 पे 30 पे खत्म होती है। 21 एटॉमिक नंबर से शुरू होती है, 21 पे आता है स्कैंडियम और 30 पे आता है जिंक। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है डी ब्लॉक का, क्वेश्चन बन गया भाई। क्या क्वेश्चन बना, तो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा आपसे कि डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है, तो ये 21 नंबर वाला स्कैंडियम है। आखिरी तत्व कौन सा है जिंक जो 30 नंबर पे आता है। तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। और अब आप कहोगे कि मैम हम इसको याद आपको करना है, याद कर लीजिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, एग्जाम में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे याद करना चाहिए कर लीजिए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं एस पी ब्लॉक आपको याद करना पड़ेगा। देखो याद करनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रिक मैं बता देती हूं, ये रही। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कजन, ये ट्रिक है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन। ठीक है जैसे सचिन से बना स्कैंडियम 21 नंबर पे आएगा, तेंदुलकर से बना यहाँ पे टाइटेनियम 22 नंबर पे आएगा, वेरी से बना वेनेडियम 23 नंबर पे आएगा, क्रेजी से बना क्रोमियम 24 नंबर पे आएगा और मैन से बना मैंगनीज 25 नंबर पे आएगा, फ्री से बना एपी आयरन धातु का सिंबल होता है तो इसको 26 नंबर, कोचिंग 2 इससे बना कोबाल्ट 27 नंबर पे आएगा, नितिन से बना एनआई निकिल 28 नंबर पे आएगा, कजन तो कजन से बना यहाँ पे कॉपर 29 नंबर पे और जिंक से बना 30 नंबर पे जिंक आया, है ना। आपको मेरी बात समझ में आई कि 21 से लेकर 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इनके जो आखिरी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिट में जाते हैं और डी ऑर्बिट में क्योंकि 5 सब ऑर्बिट होते हैं और 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन इनमें इनका डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। इसलिए ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये पहला ट्रांजिशन सीरीज हो गया। कहां से, तो बीच के अपने आप लिख लेना 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये पहला ट्रांजिशन सीरीज हो गया। अब दूसरा ट्रांजिशन सीरीज देखो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से
शुरू होगी और कहां पे खत्म होगी, लिख दीजिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। दूसरा संक्रमण श्रेणी, दूसरा संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरी होती है वो आपकी शुरू होती है, एलिमेंट्स अपने आप काउंट करते जाना, ठीक है। अब देखो दूसरी कहां से, पहले पीरियोडिक टेबल में देखो, ये रहा बेटा दूसरा, वाई, वाई सिंबल होता है यट्रियम का, यट्रियम आता है 39 नंबर पे। इसका मतलब है दूसरी ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 39 से शुरू होगा। अब 39 में 9 और जोड़ दो 10 एलिमेंट होते हैं, तो कहां पे आ जाएगा बेटा 48 पे कंप्लीट होगी। 48 पे सीडी आता है, सीडी का मतलब कैडमियम, सीडी का मतलब क्या होता है कैडमियम। तो 39 से देखो 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और ये 47 नंबर पे चांदी है। एजी किसका सिंबल होता है, चांदी का। क्यों? क्योंकि चांदी को हम लैटिन भाषा में अर्जेंटिनम बोलते हैं, लैटिन भाषा में चांदी को क्या कहा जाता है, अर्जेंटिनम कहा जाता है, इसीलिए चांदी का सिंबल एजी बन गया बच्चों। और चांदी का एटॉमिक नंबर बहुत बार एग्जाम में आता है। अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अरे भैया बड़े सिंपल से क्वेश्चन, चांदी जो है वो कौन से ब्लॉक में आती है, ब्लॉक डी हो गया। आपसे पूछे कौन से ग्रुप में आती है, ग्रुप 11 हो गया। कौन से ट्रांजिशन सीरीज में आती है, दूसरी में। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों लिख दो 39 से शुरू होकर 48 पे खत्म होती है दूसरी सीरीज। 39 पे वाई आता है, वाई सिंबल होता है यट्रियम का, किसका होता है, यट्रियम का, सेम नाम हिंदी में है। और कहां पे, अब 39 से आपको 9 काउंट करने, तो 1 39 हो गया, 9 करोगे तो कितना हो गया 10। तो कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, 48 नंबर पे खत्म होती है। 48 नंबर पे आता है कैडमियम, सी डी, कैडमियम। कैडमियम, अगर कैडमियम के मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में आ जाते हैं तो हमें इटाई इटाई रोग कर देते हैं। लिख लेना यहाँ पे, इटाई इटाई डिजीज किस धातु के कारण होती है, इटाई इटाई रोग कैडमियम धातु से हो जाती है हमें, राइट। चलिए मैम, ये होगी दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, याद ना करोगे चलेगा। अब आ जाइए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तीसरा संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होगी कहां पे खत्म होगा। देखिए अब ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको, तीसरा संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होगी कहां पे खत्म होगी। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तीसरी कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली, ये कलर इस कलर से मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट है ना एल ए सिंबल होता है लैंथेनियम का, और लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57। बहुत ध्यान से समझना, लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57, लैंथेनियम यहां आता है। अब 57 के बाद लैंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट यहां रख दिए गए बेटा, ये देखो, ये देखो, नहीं समझ में आया। मैंने कहा था ना कि डी ब्लॉक के ही टोटल 28 एलिमेंट, कुल 28 तत्वों को डी ब्लॉक से खिसका के नीचे एफ ब्लॉक बनाया गया। इसके पीछे के दो कारण बताए थे क्यों बनाया गया है ना। तो बच्चों लैंथेनियम तो आज भी इसी डी ब्लॉक का हिस्सा है, 57 पे है। लेकिन अब 57 से देखो 58 पे सीरियम आता है, 58 से 14 काउंट करो, कहां पे खत्म होगा, 58 से 14 जोड़ो तो कहां पे 71 पे खत्म होगी। ये देखो, तो ये नीचे खिसका दिए गए, इसके बाद के 14 एलिमेंट्स को नीचे खिसका दिया, 14 एलिमेंट्स को खिसका दिया। तो अब क्योंकि 58 से लेकर 71 नीचे खिसका दिए गए हैं, तो 57 के बाद में देखो यहां पर देखो 71 खत्म हुआ है, तो ये देखो 72 पे यहां पर हार्मोनियम है, ये देखो। तो 57 के बाद सीधा 72 कहां से आया, समझ में आया जी मैम, क्योंकि मैम लैंथेनियम तो 57 पे है, उसके बाद 58 से लेकर 71 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को नीचे एफ ब्लॉक में खिसका दिया। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज शुरुआत होती है 57 से, फिर डायरेक्ट 57 के बाद सीधा 72 वाला एलिमेंट्स आता है। अब 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 पे आता है Hg। Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी मेटल। पारा धातु का सिंबल क्या होता है, आप क्या बताओगे बेटा, पारा धातु का सिंबल होता है Hg, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में हाइड्रोजाइलम कहा जाता है, इसलिए। तो अब आप क्या लिखोगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 57 फिर 72 से लेकर 80, ठीक है। तो लिख दो आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू हुई, तो आपको लिखना है इसका पहला तत्व 57 पे आता है लैंथेनियम। क्या आता है बच्चों, लैंथेनियम आता है, La आता है, लैंथेनियम आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो कलर है ना वो इससे मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि इसी के बाद के एलिमेंट्स यहां रखे गए नीचे 71 तक के। अब 57 के बाद सीधा क्या आएगा, 72 73 74 ऐसे लिखते जाना, 75 76 77 78 79 और ये आपका 80 80 पे आता है Hg। Hg किसका सिंबल होता है, मर्क्यूरी का। Hg किसका सिंबल होता है, मर्क्यूरी। पारा धातु का सिंबल क्या होता है, आप कहोगे बेटा Hg होता है। अब आप मेरे से पूछोगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल W होता है, टंगस्टन धातु का जो टंगस्टन का सिंबल W होता है, क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन को लैटिन भाषा में वोल्फ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्फ्रम कहा जाता है। और बच्चों ये जो सिंबल, ये प्रतीक होते हैं लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। तो ये देखो टंगस्टन यहां पे आ रहा है 74 पे, कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में क्वेश्चन आ गया, है ना। कौन सी सीरीज में, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। आपसे पूछे सोना, Au, गोल्ड का, सोना धातु का, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au होता है। क्यों, क्योंकि गोल्ड को लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है, इसलिए। अब आपसे पूछे सोना कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में। कौन सी सीरीज में, थर्ड सीरीज में, एटॉमिक नंबर 79। ऐसे ही मर्क्यूरी से क्वेश्चन आ सकता है, तो मर्क्यूरी 80 पे है, यहां पे। आगे बात समझ में कि डी ब्लॉक में 57 के बाद डायरेक्ट 72 पे हार्मोनियम क्यों आया, क्योंकि इनके बीच के एलिमेंट तो यहां पे खिसका दिए गए ना, 14 एलिमेंट्स, है ना। हाँ जी मैम, तो अब आइए जरा आप लिखते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ये वाला, ये वाला। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हेडिंग डालिए फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज चौथे नंबर का संक्रमण श्रेणी। तो लिखिए चौथी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होगी कहां पे खत्म होगी। 89 पे आता है एक्टिनियम, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है दोनों। 89 पे आता है AC, AC सिंबल होता है एक्टिनियम का, किसका होता है बच्चों, एक्टिनियम धातु का। अब 89 पे आ गया जी मैम, अब ये कलर देखो इस कलर से मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि 89 पे तो एक्टिनियम है, यहां पर AC है, एक्टिनियम आज भी डी ब्लॉक में है बेटा। 89 के बाद क्या चाहिए, 90 आना चाहिए। तो 90 से लेकर कितने 14 एलिमेंट, 90 से 14 काउंट करो, कहां पर 103 पे खत्म होगा। तो बेटा 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज से खिसका के नीचे F ब्लॉक में भेज दिए गए, F ब्लॉक में भेज दिए गए, है ना। तो अब सीधा 103 को यहां नीचे गया, अब 89 के बाद सीधा देखो आ रहा है 40 का सिंबल, मतलब 40 खोज की थी, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर क्या आया, 104 आया बेटा, ये 104 105 106 107 108 109 110 111 112 112 पे CN आता है, CN इज द सिंबल ऑफ कोपरनिकम, कोपरनिकम। आई बात समझ में। तो मैम 89 से शुरू होगी, फिर 90 आएगा, 90 से लेकर 103 नीचे गया, तो 89 के जस्ट बाद 104 आएगा और 112 पे खत्म होगा। तो आप इसी चीज को नोट करो कि यहां पर क्या आएगा बेटा, 104 105 106 107 108 109 110 और 111 और 112 ऐसे आएगा। देख लो आप देख भी सकते हो, ये रहा 112। 112 पे कौन सा एलिमेंट है, Cn, और Cn सिंबल होता है कोपरनिकम का, किसका होता है, कोपर का नहीं, कोपर का Cu होता है बेटा, तांबे का Cu होता है, तो कोपरनिकम, इसको बोलते हैं कोपरनिकम। ये लो, तो ऐसे आपके पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक बना है ना। आई बात मेरी समझ में, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, आगे होगी बेटा। एक बार फिर से देख लो कि कैसे बना आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। अब ट्रांजिशन सीरीज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है वो मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ जी साथ जी बिल्कुल खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू हुई, 21 नंबर पे स्कैंडियम आता है और 30 पे जिंक आता है, खत्म हो गई। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम 39 से शुरू हुई और 48 पे कैडमियम पे खत्म हो गई। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 57 से शुरू हुई, लेकिन उस 57 के बाद 58 आता है, तो 58 से 14 एलिमेंट्स F ब्लॉक में गए, तो उसके बाद सीधा 72 आएगा बच्चों। और 72 से 80 पे खत्म होता है, 80 पे खत्म हुई है मर्करी। इसका मतलब ये शुरू कहां से हुई है, लैंथेनियम, खत्म किस पे हो रही है, मर्करी पारा धातु पे। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज शुरू कहां से हो रही है, एक्टिनियम पे, और खत्म कहां हो रही है, कोपरनिकम पे, कोपरनिकम पे हो रही है ना। आई मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक है। आज के बाद ये मत पूछना कि मैम ये एलिमेंट्स कहां से आए हैं, है ना। और इन दो लाइन को हम कहते हैं F ब्लॉक, F ब्लॉक। तो चलिए अब आपका F ब्लॉक बचा है वो भी पढ़ा देते हैं आपको, है ना। ये भी आप लिख लीजिए जल्दी से F ब्लॉक भी। आइए लिखते हैं
पीरियड कौन से आते हैं? 50 बार बता चुकी हूँ। एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 28 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। कुल संख्या कितनी है तत्वों की? तो 28 एलिमेंट्स है, 28 तत्व है बच्चों। और 28 तत्वों में याद रखना मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो एफ ब्लॉक है उसमें अधिकतर तत्व कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। हिंदी में लिखना रेडियो सक्रिय तत्व है बच्चों। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो सक्रिय तत्व है बच्चों ये, इसलिए इनको अलग करा गया था। आई बात समझ में? जी मैम। अब सुनो, जो ये एफ ब्लॉक है ये दो सीरीज से बना है। कौन कौन सी सीरीज से? ऊपर वाली को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। ऊपर वाली सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। नाम हिंदी में सेम है, बस इसको बोल देते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। क्या बोल देते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी बोल देते हैं। और नीचे वाली जो सीरीज है इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं बच्चों। हिंदी में सेम नाम है, एक्टिनाइड श्रेणी कह देंगे, बस एक्टिनाइड श्रेणी कह देंगे। और इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज में है और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में है। तो कुल एफ ब्लॉक में तत्व कितने हो गए? कितने एलिमेंट्स हो गए? 28 एलिमेंट्स हो गए। 28 एलिमेंट्स हो गए। अब मैम इसका नाम लेंथेनाइड क्यों पड़ा? इसका नाम एक्टिनाइड क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों लेंथेनाइड यहां है 57 पे, लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को नीचे खिसका दिया गया था। ये 14 एलिमेंट्स जो सीरियम से स्टार्ट होते हैं ऐसे। आई मेरी बात समझ में? 58 से लेकर 71 पे ये चीज याद रखने वाली है कि लेंथेनाइड सीरीज कहां से शुरू होती है? 58 से शुरू होती है सीरियम से और 71 पे खत्म होती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, है ना? है ना? अब इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज क्यों पड़ा? क्योंकि 57 पे लेंथेनियम आता है और लेंथेनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइड सीरीज में रखे गए हैं। इसलिए इसका नाम क्या बन गया है? क्या बन गया है? इसका लेंथेनाइड सीरीज नाम पड़ गया बेटा। ठीक है, ऐसे देखो 89 पे एक्टिनियम आता है, यहां पर एसी एक्टिनियम। अब इस एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स किसका के नीचे रखे गए? कहां पर? 90 पे थोरियम आता है और कहां तक? 103 तक, 103 तक। तो आप 90 से 103 काउंट करोगे तो शायद 14 ही आएगा, है ना? तो बच्चों ये वाली 90 से शुरू होती है और 103 एटॉमिक नंबर पे खत्म होती है। तो अब मैम हमारे क्वेश्चन कैसे बने? आइए जरा आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे बने। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 28। आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में अधिकतम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। आपसे पूछेगा लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज कौन से ब्लॉक में आती है? एफ ब्लॉक में। आपसे पूछेगा लेंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? 14। एक्टिनाइड में कितने? 14। आपसे पूछेगा लेंथेनाइड सीरीज कौन से एटॉमिक नंबर से शुरू होती है, कौन से पे खत्म होती है? तो आप बताओगे ये 58 से शुरू होती है, पहला तत्व 58 है और अंतिम तत्व इसका 71 एटॉमिक नंबर पे है। एक्टिनाइड सीरीज कहां से शुरू होती है? 90 पे थोरियम आता है बेटा, थोरियम। ये दो चार याद कर लेना, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इनके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, थोरियम कहां आता है? 90 पे आता है। यूरेनियम कहां पे आता है? 92 पे आता है। इसलिए हम यूरेनियम 92 लिखते हैं, है ना? कितना? 92 लिखते हैं। आई बात समझ में? तो एक्टिनाइड सीरीज कहां से शुरू हुई? 90 से शुरू हुई और 103 पे खत्म हुई। अब आप में से कोई महानुभाव बच्चा मुझे ये नहीं बोल देगा 104 कहां गया? अरे भैया ये 104 कहां गया मुझे ये मत बोल देना। 104 से यहां पे आ गए ना वापस, और कहां तक? 112 तक। और 113 पे तो निकोनियम हमने 13 ग्रुप में पढ़ा था। तो 113, 114, 15, 16, 17, 18 पहले पढ़ा चुकी हूं, है ना? तो ये आपका यहाँ पर पीरियोडिक टेबल खत्म होता है बेटा। अब देख लो, देखो थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम 94 पे आता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये अधिकतर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको किसका के यहाँ पे रखा गया। और इसमें आपको 3 एटॉमिक नंबर तो याद करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से क्या एटॉमिक नंबर याद करोगे? थोरियम 90 पे आता है, यूरेनियम 92 पे आता है और प्लूटोनियम 94 पे आता है। ऐसे आपको ये 3 याद करने पड़ेंगे। अब आपसे पूछ ले थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम कौन से ब्लॉक में आता है, कौन सी सीरीज में आता है, तो भैया वो आपका काम है याद करना। ठीक है ना? वो आपका काम है याद करना। जॉइंटिस एंड डायबिटीज, डायबिटीज बेटा इंसुलिन वाले चैप्टर पढ़ाया होगा, मैंने से पढ़ो। क्या नाम है? टिल्लू, टिल्लू बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया वहां पे। पहले आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद बताना कि नहीं पढ़ाया कुछ। जॉइंटिस के बारे में बता रखा है मैंने, जब लीवर चैप्टर पढ़ाया होगा वहां पे जॉइंटिस बताया होगा कि बिलिरुबिन ज्यादा बनाता है जिसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है ना बेटा। मुझे उंगलियों पे याद होता है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। आगे बात समझ में? यस और नो, जल्दी बोलो। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप स्कूल में नहीं है, स्कूल में तो पूरा एसपीडीएफ ब्लॉक याद रखना होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ एस और पी ब्लॉक याद रखना है। डी में कुछ कुछ याद कर लो, जैसे चांदी 47 पे आता है, सोना और 79 पे आता है और मर्करी 80 नंबर पे आता है। 3 ये याद कर लो, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बस इतना याद करो। ठीक है, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म। अब कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा 118 वाला कौन सा है, किस ग्रुप में सारा है ना, ये नहीं कहेगा। अब हम पढ़ेंगे इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है इसके? कुछ तो भैया प्रॉपर्टीज होंगी, और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त नियम, इनको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो फटाक से हेडिंग डालो पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या क्या है? कुछ इसकी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी आपको, आवर्त गुण याद करने पड़ेंगे आपको पीरियोडिक टेबल के। क्या क्या आवर्त गुण? जिसमें से सबसे पहला आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो एक मिनट, लाइट कट हो गया, सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिजिटल बोर्ड वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही होगी, आपका कैमरा तो बंद हो गया है लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, तो प्लीज एक सेकंड वेट कीजिए। ये लाइट ना कट होती है ना तो इन्वर्टर लोड लेता है ना, तो 1-2 मिनट के लिए सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ चलो आ जाओ, चलिए आ जाइए, एक मिनट वेट करना, सिस्टम ऑन हो जाए। तो अब बस लास्ट हमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। एक मिनट में ये भी स्टार्ट कर देती हूँ। पता नहीं आज सुबह से प्रॉब्लम हुई, दोनों दोनों क्लास में प्रॉब्लम हुई, बायोलॉजी वाले में प्रॉब्लम हुई, केमिस्ट्री वाले में प्रॉब्लम हुई। इन लोग कैंसर नहीं पढ़ाया बेटा, कैंसर को तो मैं पढ़ाने वीडियो करूंगी, मेरे कोड डलवा दूंगी, क्या कोई इतना परेशान हो रहे हो? तो पढ़ाया पहले वो तो पढ़ लो बेटा, यूट्यूब से पढ़ लेना। कैंसर कैंसर वीडियो में डालना आ जाएगा बेटा। चल आओ। हाँ, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम, क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, आवर्त सारणी के क्या क्या गुण है बेटा। क्या सारा चला गया क्या? नहीं होगा, कोई बात नहीं, वापस हेडिंग डाल लेते, चला गया तो कोई ना। अब देखिए, आप हेडिंग डाल सकते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक फंक्शन, दोनों सही है। आवर्त गुण, क्या क्या पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है? इसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक रेडियस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों? हाँ जी, हिंदी में कहते हैं परमाणु त्रिज्या। अब यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, परिभाषा नहीं याद करनी है, बस आपको तो ये याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है कि घटती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है कि घटती है ना? तो ऐसे आपको पढ़ने हैं। चलो अब सुनो, चलो क्या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ। हम जब एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? ये किसी भी एटम का क्या है, बीच में इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, है ना, ये वृत्ताकार आपके क्या है, पाथ है, इन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट यानी कक्ष कहते हैं। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है, नाभिक है। किसी परमाणु के सेंटर में उसका क्या होता है बच्चा? उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं। ठीक है, 2D मॉडल में ऑर्बिट वैसे सेल भी कहते हैं इनको। ठीक है, हाँ जी मैम। अब इन ऑर्बिट में क्या होता है? ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब काटे होते हैं, काटे होते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस और इस सबसे बाहरी कक्षा का, ये बाहरी कक्षा हो गया, इसका सबसे बाहर वाला ये हो गया 3 नंबर वाला, चार है ना, 3 नहीं 1 2 3 4, तो ये चौथा क्या है इसका? आउटर शेल है। ठीक है, आउटर शेल यानी बाहरी कक्षा, अंतिम कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप एटॉमिक रेडियस कहते हो, परमाणु त्रिज्या कहते हो। समझ में
में आ गई? परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि न्यूक्लियस और किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है जी मैम। अब मुझे ये बताओ, जितनी ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी जिस भी एलिमेंट की, उतना ही बड़ा उसका एटॉमिक साइज होगा। जिस भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, उसका साइज भी उतना बड़ा होगा। जिस भी एलिमेंट की जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी, उसका साइज उतना ही छोटा होगा। जी मैम, जी मैम। तो अब आइए जरा, क्या एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं? जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, किसमें आते हैं? टॉप टू बॉटम। टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो हम किसकी बात करते हैं? हम हमेशा और हमेशा ग्रुप्स की बात करते हैं, समूहों की बात करते हैं। तो बेटा, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? उसका कारण भी सुन लो। क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। अरे भैया, अगर किसी एटम में एक ही सेल हुआ तो ये डिस्टेंस कम, दो हुआ तो थोड़ा ज्यादा, तीन हुआ तो और ज्यादा, चार हुआ तो और ज्यादा। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब आप कहोगे हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, ये बताओ ना आप। तो सुनिए जरा, ये पहला आपका ग्रुप है। एक मिनट रुकिए, मैं फाइल लगा लूं। जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल का एस वाला ब्लॉक है, इसका पहला ग्रुप है। ठीक है, ये पहला ग्रुप है। अब मैं आपसे बहुत थका हुआ क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे आंसर करोगे उसका। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी? तो कितना थका हुआ क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, इसका मतलब एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्या कि आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें सबसे बड़ा एटॉमिक साइज वाला एलिमेंट कौन सा है? बताओ जरा। ट्रिप्टोफैन क्या होता है? आपको बहुत डाउट है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, दूध में भी होता है, नींद अच्छी आती है इसकी वजह से। ठीक है, चलो अब बताओ फटाक से बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है एटॉमिक साइज वाला, या एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट सबसे छोटा कौन सा है? जल्दी बताओ। सबसे नीचे आएगा वो बड़ा है, फ्रांसियम सबसे बड़ा है, और इनमें सबसे ऊपर कौन आ रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम छोटा हो गया, ये लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको निकालने ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन दूंगा ना भैया, इतना टाइम नहीं है, इतने 5 क्वेश्चन कर लेंगे। वहां पे ये ट्रिक काम आती है। ठीक है बच्चों, जी मैम, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब जरा सुनो, क्या जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अब मुझे ये मत बता देना कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं। तो कितनी बार बताऊं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम पीरियड की बात करते हैं, हम आवर्त की बात करते हैं। आवर्त ऐसे को काउंट करते हैं, ऐसे 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 7 आवर्त होते हैं। तो बच्चों, जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो सुनिए ध्यान से, पहले पहले तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। पहले एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? घटती है। कहां तक घटेगी, ये आपको जानना है। अरे टिल्लू भाई, बार-बार कमेंट मत करो, बता दो ट्रिप्टोफैन क्या होता है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है। क्यों इतना बेटा बार-बार कमेंट कर रहे हो? हां, नहीं याद करने तुम्हें अमीनो एसिड। पहले एटॉमिक रेडियस घटती है। कहां तक घटती है? ध्यान से सुनना, 16वें ग्रुप तक, ग्रुप नंबर 16 तक घटती है। अब बच्चों होता क्या है, 16 तक तो घटेगी एटॉमिक रेडियस। अब 16 के बाद क्या आना चाहिए? 17वां ग्रुप, और उसके बाद क्या आना चाहिए? 18वां। लेकिन जब एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो बेटा पहले आता है 18th ग्रुप, 16 के बाद 18वां आता है, और फिर आता है 17वां ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। ऐसे लिखना है आपको। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एक थका हुआ क्वेश्चन पूछ लूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एटॉमिक रेडियस वाले एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं, तो आप क्या होगे? 17वें ग्रुप में आते हैं। कौन से में आते हैं बेटा? 17वें ग्रुप में। और 17th ग्रुप का नाम दिया था मैंने हैलोजन ग्रुप। इसका मतलब मैम, सबसे कम एटॉमिक रेडियस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी? हैलोजन वालों की होगी। आई मेरी बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है? पहले तो 16 घटती है, फिर 18 पहले क्यों लिखा? 18वें में आती है नोबल गैसेस, और याद रखना ग्रुप नंबर 18 में आती है नोबल गैसेस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। और जो उत्कृष्ट गैस होती है ना, उनमें कौन सी रेडियस लगती है? वान डेर वाल रेडियस लगती है। कौन सी रेडियस लगती है? वान डेर वाल रेडियस लगती है बच्चों। और वान डेर वाल रेडियस के कारण ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपको बताना है कि ये थोड़े बड़े, ये थोड़े छोटे हो जाते हैं। और जो 17th ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं, उनमें कौन सी रेडियस होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है। कोवेलेंट त्रिज्या पाई जाती है, या सह संयोजी त्रिज्या पाई जाती है। खैर, आपसे इतना कोई नहीं पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एटॉमिक रेडियस वाले एलिमेंट्स कहां हैं? तो आपको मैंने बता दिया कि जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो घटती है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो घटती है, तो घट रही है, इसका मतलब मैम 16 तक तो घटेगी, और 17वें के पहले 18वां आएगा, फिर 17 आएगा। बस इतना आपको याद रखना, इतना आपको याद रखना। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन में पहला फंक्शन हमने कर लिया एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, जो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में आने से क्या होगा, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा क्या होता है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जबकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटती है। और कहां तक? 16 तक घटती है, उसके बाद 17 आता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस के कांसेप्ट में आपको याद रखना है, 18वें ग्रुप की नोबल गैसेस के अंदर वान डेर वाल रेडियस पाई जाती है, जिसके कारण ये 17वें से थोड़े छोटे डिक्रीज हो रही है ना बेटा, ये देखो ना, तो पहले कौन सा? 18वां, फिर 17वां आएगा। ठीक है, चलो आगे आगे चले जी मैम। अब आ जाओ दूसरा पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन में लिखोगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपने सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, ये आपने सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसको डिनोट करते हैं आई से, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनन विभव। हिंदी में क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं बेटा। तो आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बदलाव आता है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या बदलाव आता है? अब बदलाव तो आप तब समझ पाओगे जब आपको पता होगा आई होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। बेटा, ये आपका कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये उसके बाहर ऑर्बिट होते हैं, कक्ष होते हैं। ये अंतिम वाला कक्ष आउटर कक्ष कहलाता है, आउटर शेल कहलाती है, अंतिम कक्षा कहलाती है, संयोजी कक्षा कहलाती है। और अगर आप इस संयोजी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा जितना इस सर्कुलर पाथ का, इस ऑर्बिट का एनर्जी है, उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा ऐड करने के लिए भी, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तब भी आपको उतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी आपने इसको जोड़ने में लगाई थी। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आप जितनी एनर्जी देते हो, उतना ही एनर्जी उसको बाहर निकालने के लिए भी लगाते हो। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और निकालने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना एनर्जी यहाँ पे देते हो ऐड करने में, उतना ही बाहर निकालने में लगती है। अरे ये पोडियम है, उस पोडियम को मैं यहाँ से यहाँ खिसकाऊंगी, तो जितना एनर्जी से मैंने यहाँ से यहाँ खिसकाया है, इतना ही एनर्जी मैं इसको वापस वहीं खिसकाने में लगाऊंगी। तो वही बात है, वही बात है। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लेना क्या होता है इसकी परिभाषा, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू टू रिमूव लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखो, किसी भी तत्व की, किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, या बाहर निकालने के लिए, हटाना बाहर निकालना यहाँ पे एक ही बात है, रिमूव करना, हटाने के लिए खर्च की गई मिनिमम ऊर्जा, खर्च की गई न्यूनतम ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है, आईई कहा जाता है, आयनन विभव कहा
समझ में? जी मैम। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो किससे निकालते हो? आउटर शेल से, सबसे बाहरी कक्षा से। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा से। ये इनर शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, इसका कारण बताया था मैंने आपको, है ना? अब बच्चों IE पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक बात याद रखना, एटॉमिक रेडियस के जस्ट उल्टा IE होता है। IE होता है। तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने पढ़ाया था जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में तो क्या बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो बेटा IE घटती है। आपको लिखना है तो इस चीज को आप हमेशा के लिए इस चीज को लिख सकते हो कि IE अगर बढ़ेगा तो बेटा एटॉमिक रेडियस घटेगी, एटॉमिक रेडियस घटेगी। ये बात हमेशा के लिए नोट डाउन कर देना एक बॉक्स में कि अगर आयनन विभव बढ़ रहा है तो रेडियस घटती है, रेडियस बढ़ रही है तो IE घटता है। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, उल्टे होते हैं बेटा। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो आप मुझे बताओ IE क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इसी से बता दो, इसी से बता दो। और मुझे बता दो कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, हमें बार-बार ये बताऊंगी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आवर्त के बारे में बात करेंगे। तो बेटा ग्रुप में आयनन विभव क्या होगा और पीरियड यानी आवर्त में आयनन विभव क्या होगा? फटाक से आंसर करो मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, प्लीज फटाक से आंसर करो। मैं वेट कर रही हूं आपके क्वेश्चन का, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूं आंसर का। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, चैप्टर खत्म करना है हमें, ठीक है? तो टाइम में बोलने का समय हो गया। बेटा जब आप टॉप टू बॉटम आते हो किसी ग्रुप की बात करते हो तो आयनन विभव हमेशा डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों? तो इसका आंसर ये रहा, ये रहा। और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है बच्चों, है ना? क्यों? तो आंसर ये रहा। अब मैम क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? चलिए आपसे बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछिए एग्जाम में कि मुझे ये बताओ, क्या आपको बताना है सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में आयनन विभव सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? चलो फटाक से बताओ। सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में सबसे कम आयनन विभव किसका है और सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है? जल्दी बताओ बेटा जल्दी। अब ये मत कहना कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया बेटा, साथ में ये बताइए क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। हाँ जी, तो मुझे ये बताओ, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती है, इसका मतलब जो ऊपर होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, जो जितना नीचे होगा उसका उतना ही कम आयनन विभव होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? इन चारों में सोडियम सबसे ऊपर आ रहा है, तो सोडियम का आयनन विभव क्या होना चाहिए? ज्यादा। और इन चारों में सबसे नीचे कौन आ रहा है? फ्रांसियम, तो सबसे कम किसका होना चाहिए? फ्रांसियम का। ये लो, ये लो। कभी-कभी ग्रुप और पीरियड को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? यस, हो गया? बता दो कैसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो, ठीक है मैं बता देंगे। अब आ जाओ तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो सेम है इसके जैसा ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा लिखो, याद रखना आपको कब बढ़ता है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इसी से कर पाओगे कॉन्सेप्ट से। तीसरा आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बंधुता जब आप किसी भी एटम की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जितना एनर्जी निकालने में खर्च करोगे उतना ही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में लगाओगे। तो खर्च करने में जो एनर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऐड करने में जो एनर्जी लगाते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो लिख दो इसकी परिभाषा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच स्पेंट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। लिख दो, परिभाषा लिखनी है तो लिख दो, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, और कौन सी कक्षा में? बाहरी कक्षा में, तो सेल्फ अंडरस्टूड है। देखो इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जोड़ने के लिए खर्च की गई ऊर्जा के मान को, ऊर्जा के मान को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं बच्चों, बंधुता कहते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको खुद बताया कि जितना आपने एनर्जी डाला है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में उतना ही एनर्जी बाहर निकालने में खर्च करते हो। तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, फंडा सेम रहेगा। तो आप खुद बताओ कि आप टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है? और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, किसके अंदर? आप बताओगे किसी आवर्त में, पीरियड में, तो बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। लिख दो, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान से लिखते रहना, लास्ट में एक साथ आपसे पूछूंगी, लास्ट में आपसे एक साथ पूछूंगी। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो बेटा चार एग्जांपल दे देगा, या तो ग्रुप में या पीरियड में या मिक्स कर देगा और पूछेगा आपसे किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, किसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? डिक्रीज होती है किसी भी ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, जबकि बाएं से दाएं दिशा में जाते हैं तो किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है? लिख दो, अरे लिख दो जी मैम लिख दो। तो तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया। अब आप फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी, संयोजकता। क्या होती है बच्चों वैलेंसी? 50 बार बता दिया वैलेंसी क्या होती है। हाँ जी, कैपेसिटी ऑफ कंबाइंडिंग, है ना? कितनी बार बताया मैंने आपको, कितनी बार बताया आपको वैलेंसी क्या होती है? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी वैलेंसी क्या होती है। आइए यहाँ पर, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब है किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हो आप। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। तो बेटा जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम होते हैं, तो आप मुझे बताओ वैलेंसी बढ़ता है कि घटता है? हाँ जी, बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? अरे प्यारे बच्चों, एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी होती है, रिमेन सेम। याद नहीं है क्या? अरे याद नहीं है क्या? हाँ याद है ना? क्या बताया था? ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1 +2, दूसरे की +2, है ना? और मैंने कहा था एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सबकी वैलेंसी एक जैसी होगी, सेम होती है बेटा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबकी वैलेंसी +1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये। तो ग्रुप में कभी भी वैलेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम रहती है, एक जैसी होती है। एक ग्रुप में जितने भी तत्व होते हैं उन सबकी वैलेंसी एक जैसी होती है बेटा, है ना? अब मैम हमें बताओ, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? चलिए बताते हैं। अब बताओ लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? हम पीरियड के बारे में बात करते हैं, आवर्त के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीज होगी, पहले इंक्रीज होगी। क्या ऊपर वैलेंसी लिखा है, वैलेंसी की बात होती है, पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है और आफ्टर 14th ग्रुप, आफ्टर 14th ग्रुप, ठीक है, बाद में क्या होता है? 14 नंबर वाले समूह के बाद में क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, घटती है। अरे मैम कैसे? अरे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। पहले ग्रुप की जो क्या कहते हैं पहले आवर्त की वैलेंसी थी उसमें देखो ऐसे बताया था, आपको याद है ये चीज? देखो ऐसे +1 +2 +3 13 की, और जो आपका 14 वाले थे वो क्या थे? कोवेलेंट वाले थे, +4 वाले। अब नाइट्रोजन की -3 -2 -1 और 18 ग्रुप की वैलेंसी 0 0। अब देखो ना ऐसे जाते हो तभी तो आवर्त की बात कर रहे हो, तो पहले तो बढ़ रही है 1 2 3 4, फिर देखो घट रही है -3 -2 -1 0। अब ये मत कर देना माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी ना, कितनी बार बताऊं? तो मैंने ये चीज लिखवाई है कि पहले क्या होती है? इंक्रीज होती है वैलेंसी, कहां तक? ग्रुप नंबर 14 जिसको आप कार्बन फैमिली कहते हैं, कहे सीधा नंबर हो गया आपको। उसके बाद वैलेंसी, तो पहले +1 +2 +3, ये +4 हम लिखते हैं लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये मैंने चीज आपको बताई है, ये हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। अब फिर क्या होगा? फिर 15वें की -3, 16वें की -2, 17वें की -1, 18वें की वैलेंसी 0। इसलिए तो 18वें को हमने 0 ग्रुप कहा था।
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको एक ही ग्रुप के चारों एलिमेंट दे दिए और आपसे पूछ लिया कि बताओ क्या इन चारों की वैलेंसी सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी या बढ़ेगी या घटेगी या किसकी वैलेंसी ज्यादा किसकी कम है? आपको पता होना चाहिए कि ये चारों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो वैलेंसी सेम रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी मैम। अब आ जाओ अगला 5 नंबर पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखिए नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? वैद्युत धनात्मकता। वैद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की परिभाषा क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को वैद्युत धनात्मकता कहा जाता है। टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन लिख दो। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को, त्यागने की क्षमता को वैद्युत धनात्मकता कहा जाता है। क्षमता को वैद्युत धनात्मकता कहा जाता है। अरे मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि पॉजिटिव अगर किसी के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है ना, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अगर एक प्लस लिखा हुआ है, प्लस को क्या बोलते हैं? कैटायन। कैटायन को हिंदी में बोलते हैं धनायन। बच्चा किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कैटायन पॉजिटिव चार्ज लिखा है, धनायन लिखा है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही उसके ऊपर प्लस बढ़ता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस, दो करा तो प्लस 2, तीन करा तो प्लस 3, है ना? मैंने बताया था ना कि हम पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? ऐसे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम कैल्शियम के ऊपर 2 क्यों लिखते हैं ऐसे? क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम एल्यूमिनियम प्लस 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग के अपने ऊपर कैटायन बना रहे हैं ना, पता है कैटायन कौन बनाता है? मेटल्स बनाती है। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को आप धातु कहते हैं। अरे मेटल्स वाले चैप्टर में मैं पहली परिभाषा यही लिखवाती हूँ। मेटल्स क्या होती हैं? धातु क्या होती हैं? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और त्याग कर धनायन पॉजिटिव आयन कैटायन बनाए, उसे हम मेटल कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पोटेशियम धातु, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं होती हैं बेटा। आगे बात समझ में? तो जितना कैटायन उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा। और ये इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है ना, ये जो क्षमता होती है ना, इसको वैद्युत धनात्मकता कहा जाता है। अब आओ बच्चों, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा बढ़ती है। क्या लिखोगे? टॉप टू बॉटम। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप्स की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं। और किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है बच्चों। इसका मतलब मैम बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अरे देखो ना, आप सुनो ना ध्यान से, देखो क्या कि ये क्या है? ये देखो ग्रुप है, ठीक है? ऊपर से नीचे जैसे जैसे आओगे इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी बच्चों। इनका मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। मेटल कहते हैं किसको? है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और बेटा जब आप किसी पीरियड की बात करते हो, आवर्त जैसे जैसे आप किसी भी पीरियोडिक टेबल लेकर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम होती है, लेने की ज्यादा होती है। डिक्रीज का मतलब घटेगी। इसीलिए मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स आती है। दीस ऑल आर मेटल्स। इसको हटा दो हाइड्रोजन को, है ना? तो इधर देखो जैसे जैसे जाओगे तो बेटा क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए इस लाइन के बाद वाले सब नॉन मेटल है, क्योंकि डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। डिक्रीज होता है, घटता है ना? बता दोगे? जी मैम। पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम सीजियम को मानते हैं। आपको अगर लिखना हो तो लिख देना, स्टार बना के लिख लेना। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीटी लिख दिया मैंने, इस सीजियम, सीएस सीजियम का सिंबल होता है। हिंदी में लिखो आवर्त सारणी का सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। सबसे अधिक अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व सीजियम होता है बच्चों, सीजियम होता है। आप कहोगे फ्रांसियम क्यों है? फ्रांसियम से रेडियोएक्टिव एलिमेंट बेटा, ठीक है? आगे बस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? अब इसके बाद सबसे आखिरी प्रॉपर्टी लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? साथ में हमारे क्या? नंबर अपने आप लगाना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता। ऋण ले लिया। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार ले लिया। उधार का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके ऋण ले लिया, ऋणात्मक आयन आएगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जो किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये मान लो ये एलिमेंट है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ ये मार्कर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला एलिमेंट, इसको खींच के अपनी तरफ लाने वाला एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और ये जो खींचने की टेंडेंसी है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है ना, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। लिखना है तो लिख लो भैया, लिख दो। डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को, किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है? या खींचने की, खींचना या आकर्षित करना, खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भैया, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कहा जाता है, कहा जाता है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लेता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ले लिया इसका मतलब इसने ऋण ले लिया, उधार ले लिया, ब्याज ले लिया, ऋण हो गया इसके ऊपर। तो बेटा ये बनाता है ऋणायन, ये बनाता है एनायन। एनायन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणायन। और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर एनायन चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, जो ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, उन्हें आप क्या कहते हो? नॉन मेटल्स कहते हो। यही तो नॉन मेटल्स की परिभाषा होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। नॉन मेटल्स की परिभाषा ही क्या होती है? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वो प्रकृति से विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या? अभी तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके ऋण लेते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है उनके ऊपर। फ्लोरीन के ऊपर क्या लिखते हो आप? F माइनस, यानी कि फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन के ऊपर क्या लगाते हो? Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन लेता है ना? ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखते हो? -2, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन, क्योंकि आउटर शेल में 6 होते हैं, 2 आ जाएंगे 8 हो जाएंगे, खत्म, स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, दीस आर नॉन मेटल्स, ये अधातु होते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे आप, टॉप टू बॉटम आओगे किसी ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो देने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो लेने की तो कम होगी ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? घटती है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। और जब आप किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसीलिए तो बेटा पीरियोडिक टेबल में ये राइट हैंड साइड में ये सारे क्या है? ये सारे नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल है। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओगे तो राइट में बढ़ रही है, तो बढ़ने वाली तो क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? चार्ज एक्सेप्ट करेगा अपने ऊपर। कौन सा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाला नॉन मेटल्स कहते हैं, तो नॉन मेटल्स है। अब आप कहोगे हम लास्ट वाले नॉन मेटल्स हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है ना। वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो ना देते हैं, पहले से 0 होती है, क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की? पहले से स्टेबल है। तो बेटा ये होती है पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब आप मुझे बताओ कि लेफ्ट से राइट जाने में
क्या क्या बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने में क्या क्या घटता है, बस ये बता दो। सातों की सातों, सात पढ़ाएंगे कि 6 पढ़ाएंगे, इतनी होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होना चाहिए, मैम ने बता दिया फंडा। क्या बताया मैम ने, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है। अब आप लेफ्ट से राइट जाओ, ठीक है, इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको तो क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देते ना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे नेगेटिव कौन सा होगा, जो सबसे आखिर होगा। अब आखिर में कौन है, आपको 18वां ग्रुप, अरे 18वां ग्रुप तो काउंट नहीं करोगे तो 0 ग्रुप है। हाँ 6 होती है, नंबरिंग गलत कर दी होंगी ना, ठीक है। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ जल्दी बताओ, कौन होना चाहिए, जल्दी बताओ फटाक से। फिर मैं 2-3 चीजें लिखवा दूं। एक क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल की लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है पीरियोडिक टेबल की, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है बेटा, लिथियम। अब आप कहोगे मैम लिथियम सबसे हल्का क्यों है, एक नंबर पे हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, 2 नंबर पे हीलियम आता है, हीलियम एक नोबल गैस होती है, 3 नंबर पे लिथियम, तो लिथियम पीरियोडिक टेबल का पहला धातु है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल का हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम, डेंसिटी के आधार पर बता रही हूं मैं, सबसे भारी धातु कौन सी होती है पीरियोडिक टेबल की, तो वो होता है ऑस्मियम। अब अगर आपसे पूछे ऑस्मियम कहां आता है, डी ब्लॉक में आता है बच्चा, ऑस्मियम ओएस सिंबल होता है। हां जी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने अभी तक आंसर नहीं मिला मुझे। हां जी, अब अगर आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल का लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, लाइटेस्ट एलिमेंट यानी सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो भैया हाइड्रोजन से हल्का कुछ हो सकता है क्या, नहीं मैम हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, इससे हल्का क्या होगा, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन होगा। अब आपको ऊपर तो आपने लिथियम लिखा, लिथियम धातु लिखी है, धातु लिखी है ना। अगर आपसे पूछे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है बेटा, याद रखना। लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम हर जगह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसका एक्सप्लोसिव नेचर होता है, आग लगा सकती है, इसलिए हम लेके जाते हैं ऐसी जो रिएक्ट ना करे, वो होती है नोबल गैस हीलियम। अब आपसे पूछे लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हीलियम होगा, ठीक है। तब आपका आंसर क्या होगा, सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस कौन सी है, नोबल गैस में सबसे कौन है हल्का, तो नोबल गैस में सबसे जिसका कम एटॉमिक नंबर कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है। हाँ हम यूज ज्यादा हीलियम लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आग लगा सकता है, आग लगा सकता है, और हीलियम तो नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ना, लेकिन हीलियम नहीं करेगी, इसलिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज यहाँ पर पीरियोडिक टेबल खत्म होती है, आवर्त सारणी यहाँ पर हमारा खत्म होता है, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, आज की क्लास भी लंबी हो गई, बड़ा चैप्टर था, लेकिन अब क्या करें, खत्म तो खत्म, खत्म तो खत्म, ठीक है। मैम सीजीएल में ट्रिप्टोफैन आया था बेटा, कितनी बार बताऊं, ट्रिप्टोफैन हो गया, वनीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं टायरोसिन हो गया, ये अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, ल्यूसीन लाइसिन हो गया, लाइसिन ट्रिप्टोफैन लाइसिन, ये सब अमीनो एसिड होते हैं।